अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। ये बज़ाहिर सेहतमंद हरी भरी नजर आने वाली हाइब्रिड चावल की फसल असल में कोलैप्स कर चुकी है। इस साल गर्मी की शिद्दत की वजह से दाने में भराई नहीं हो पाई और अक्सर इलाकों में किसान की शिकायत आ रही हैं कि सिर्फ 20% दाना भरा है जबकि 80% चावल में फोग ही है। जिन इलाकों से धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है वहां से अक्सर किसानों की शिकायत मौसूल हो रही हैं कि फी एकड़ पैदावार 40 मन तक आ रही है, जबकि बीज फरोख्त करने वाली कंपनियों का दावा था कि ये बीज फी एकड़ 100 से 120 मन पैदावार देगा। अब इस पैदावार के साथ किसान का सरासर नुकसान है और गंदम के नुकसान के बाद शायद किसान ये नुकसान बर्दाश्त ना कर सके। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान में इस साल हाइब्रिड चावल शदीद मुतासर हुआ और 80% से ज़ायद पोलिनेशन ना हो सकी, यानी 100 मन का ख्वाब सजाए किसान सिर्फ 20 मन घर लेकर जा रहे हैं, जो नुकसान की बात है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ माहिरीन से जो आपको बताएंगे कि अगर आपके चावल की पोलिनेशन नहीं हुई तो इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर करके पोलिनेशन करवाई जा सकती है और अगले साल के लिए आपको चंद लेसन मिलेंगे कि किस तरह आप अगले साल हाइब्रिड चावल लगाकर नुकसान से बच सकते हैं। पंजाब के अक्सर इलाकों में धान की फसल माह जून में काश्त की जाती थी, जिसकी पॉलिनेशन अगस्त में यानी 60 से 65 दिन के दरमियान होती थी और इस वक्त दर्जा हरारत 35 से 40 के दरमियान होता था। यूं गर्मी की वजह से पैदावार मुतासर नहीं होती थी, मगर इस बार किसानों ने गंदम के फौरी बाद हाइब्रिड चावल की फसल काश्त की, जिसकी पॉलिनेशन मई जून में हुई जो कामयाब ना हो सकी। शदीद गर्मी ने पोलेंस को मुतासर किया और मूंजर में दाना ना बन सका, यानी धान की फसल भांज ही रह गई। गैर म्यारी बीज और इसकी जेनेटिक्स पाकिस्तानी ना होने के बायस ये बीज मौसमी शिद्दत का मुकाबला ना कर सका और यूं किसानों के लिए एक नया सानेहा छोड़ गया। ज़राए के मुताबिक रवा बर्स हाइब्रिड चावल का बीज सिर्फ 3 कंटेनर इंपोर्ट हुआ, जबकि फरोख्त का रिकॉर्ड देखें तो 10 कंटेनर से भी ज्यादा बीज फरोख्त हो चुका है। जो इंपोर्ट ही नहीं हुआ वो फरोख्त कैसे हो गया, यानी गैर म्यारी बीज। लाखों रुपए फी एकड़ नुकसान करने वाला काश्तकार सवाल तो करेगा कि ठंडे कमरों में बैठकर गैर म्यारी बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। अब चावल का काश्तकार ये जानना भी चाहता है कि हुकूमत जिन इदारों को अरबों रुपए के फंड्स दे रही है वो आज तक किसानों के लिए म्यारी हाइब्रिड चावल का बीज क्यों ना बना सके। अच्छी पैदावार के सपने सजाए धान काश्तकार ये जानने का हक तो रखता है कि सरकारी अफसरान और बीज बेचने वाली कंपनियों की मिली भगत से जो उसे भारी नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई इमदादी पैकेज देगी। देखने में हरी भरी खूबसूरत फसल आपको बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जितने भी आपको ग्रीन दाने नजर आ रहे हैं इनमें दानों की भराई नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल फोक है और ये गोल्डन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये सही दाना है चावल का, यानी इस फसल की 60 से 70% तक जो है वो फोक है और बाकी 30% तक किसान को इसमें से दाना मिलेगा। फैसल भिंडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चावल के बड़े स्केल के काश्तकार हैं और इस साल इन्होंने 45 एकड़ के ऊपर चावल लगाया था। उनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला है और कितना नुकसान हुआ इससे। सर फी एकड़ ते 1,35,40,000 रुपया खर्चा है, यानी कि बगैर ठेके तो बगैर रेंट यानी कि किराए तो 6 माह ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ 골ਡਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਨੇ ਨਾ ग्रीन सब यानी इसके अंदर अगर 200 दाना है तो 20 से 30 दाने हैं जो गोल्डन है, बाकी सारे सब्ज हैं। किला एवरेज 30-40 मन आ रहा है। भिंडर साहब कंपनी ने कितना क्लेम किया था फी एकड़ पैदावार? कंपनी ने कहा सी कि ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਚ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 85 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲਟੀ ਹੈ, अगर जिन्नी फसल ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ 10 ਮਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ 100। अच्छा, अब आपने कंपनी को कंप्लेन की है कि ये मसला आ रहा है हमें? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੇਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀ ਯਾਨੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ 5 kg ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ सिर्फ 80 तो 85,000 रुपये। अच्छा, जो आप 1,30,000 बता रहे हैं, अभी उसमें कम से कम 40 से 50,000 रुपये ज़मीन का ठेका भी आएगा? नहीं, ज़मीन का ठेका सालाना 1,90,000 85,000 रुपया 6 माह का यानी कि ठेका भी ऐड होना है। 50,000 रुपया मुंजी खर्चे चो नुकसान कर गई, फी एकड़ 1,35,000 रुपया नुकसान कर रही। ये बताएं कि क्या हल है? गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, कंपनी को कंप्लेन करेंगे, FIR करवाएंगे, कुछ तो होगा, कोई आवाज़ उठाएंगे? सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 50 ਏਕੜ ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫੀ ਏਕੜ ਚੋਂ 1,35,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जितनी आपकी पैदावार आ रही है 40-45 मन, क्या उसका रेट सही मिल रहा है आपको? ਰੇਟ ਤੇ ਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਠੀਕ ਆਂਦੀ, ਰੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਏ। ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਫਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀ ਏ 504, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਲੌਂਗ ਸੁਪਰ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ 2022 ਚ 125 ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ। तो इस दफ़ा क्यों ख़राब आई है? ਇਸ ਦਫਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸੀਡ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, जो मौसम है वो कह रहे हैं कि इसमें असरअंदाज हुआ है, गर्मी की हीट। ਸਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਡ ਹੈ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਡ ਨੇ 86 ਮੁੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰ ਕਰਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 दिन पहले वो काश्त कर रहा है। जी भिंडर साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, मगर हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। आइए आपको चंद मज़ीद किसानों के पास लिए चलते हैं और देखते हैं कि उनकी फसल की क्या कंडीशन है और उनको क्या शिकायत है। हम चावल काश्त के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं और अक्सर इलाकों में हाइब्रिड चावल में यही मसला मिल रहा है कि पोलिनेशन ठीक नहीं हुई और दाने की भराई नहीं हो रही। इस वक्त हम ननकाना साहिब के इलाके में एक काश्तकार के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ हाइब्रिड चावल में क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो चावल के जो बीज हमें दिया गया ना, वो 100% गलत दिया गया और ये कहकर बताया कि ये बीज बहुत अच्छा है और ये बीज हमने बाहर से मंगवाया, लेकिन ये सारा जो बीज है ये इन्होंने खुद पैक किया और ये जिम्मेदार को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो सारी खाली है, बहुत कम इसमें भराई हुई है। जी, इसमें तकरीबन 80% जो है वो खाली है। अच्छा, तो अब क्या इसका हल है, क्या कर रहे हैं? सर, इसकी कटाई कर रहे हैं। अब इसका तो हल कोई नहीं है, बस नुकसान हो रहा है जिम्मेदार का। और हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है वो सोई हुई है, हमारे वो जो खादों का है वो वही रेट है और हमारी जो फसलों का है वो जो है बिल्कुल ज़ीरो रेट जा रहा है। अच्छा, इसकी कितनी 120 मन आपको बताया गया था जी, इसकी 120 मन बताया गया और जो कि तकरीबन 50 के करीब भी नहीं आ रही है। 50 मन से कम 50 मन से कम आ रही है। तो यानी कम से कम ये 80 मन आए, फिर अखराजात 80-90 मन आती तो फिर तो समझ में आना था। अब 120 का बता के तो 50 मन आ रहा है, तो उसके ऊपर तो जो इसका खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। किस वक्त लगाई थी आपने? ये तकरीबन 2 मंथ पहले लगी है। यानी आपने जून में लगाई है? जी, जून। इस असल में ये होता है कि इसके बाद फिर जो है ये चावल की फसल लगानी थी। अब ये सारा माजा देख के अब दिल नहीं करता है कि मतलब ये काश्त की जाए या ना करें। ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, तहकीकी इदारे हैं, बीज देने वाली कंपनीज हैं, या किसान खुद है जो गलत प्रैक्टिस करता है? सारे सिनेरियो में ज़िम्मेदार कौन? सर, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट है जो कि ज़िम्मेदार के बारे में सोच नहीं रही है। ज़िम्मेदार को बिल्कुल उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया वो गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारे इदारे हैं
जो कि वो मतलब हमारी ये आग लग जाए तो हमारे जो DCO साहब है, हमारे जो AC साहब हैं, हमको इतने भारी भारी जुर्माने कर देते हैं। और जब हमें खादें बाज़ार से उसी रेट से बल्कि उससे दुगने रेट से मिल रही होती हैं तो वो तो कोई नहीं पूछने वाला, ना DC साहब पूछते ना AC साहब पूछते। नहीं, वो बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके यहाँ कौन छापे मार सकता है? ये किसानों के छापे मारने आसान है। ये बताएं कि इसकी कंप्लेन की है किसी जगह पे आपने? सर कंप्लेन की हमने, जिनसे बीज लिया अब हम तो उनको ही कह सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जहाँ से हमने लिया हमें भी यही बताया गया है। असल में सारा मामला ये है कि ज़िम्मेदार को लूटा जा रहा है। जी बिल्कुल सही। अक्सर किसानों का ये कहना है कि जो बीज दिया गया है हमें, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। और हमारे अपने सर्वे के मुताबिक कुछ पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं जिनके सीड का रिज़ल्ट अच्छा आया है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नई कंपनीज़ जंप इन हुई हैं हाइब्रिड सीड में, उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है और किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मगर आपने सुना कि किसान यही कह रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं। जो हमारे चावल के मकामी बीज हैं उनकी फ़ी एकड़ लागत ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये है, जबकि ये जो हाइब्रिड के बीज आपको नज़र आ रहे हैं इनकी फ़ी एकड़ बीज की लागत 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। और कंपनीज इस वक्त कह रही हैं कि मौसमी दबाव यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलिनेशन का मसला आया है, जिसकी वजह से पैदावार कम है। लेकिन आप ये गौर फरमाएं कि इसकी लंबाई देखें और इसकी लंबाई देखें। आपको इस फसल में 3 मुख्तलिफ इक़साम के चावल नज़र आ रहे हैं जिनकी आपस में लंबाई भी नहीं मिल रही और दाने की भराई नहीं मिल रही, दाने का साइज़ एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा। और उसके अलावा जो चावल की लंबाई है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी बीज जो है वो क्वालिटी का नहीं है, मिक्स किया गया है बीज। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, इसकी कम है, इसमें फूक है, इसमें किसी हद तक दाने मौजूद हैं। और इस तरह 2 से 3 मुख्तलिफ इक़साम के जो हाइट वाले चावल हैं वो आपको इस फील्ड में नज़र आएंगे। यानी हमारे बीज की क्वालिटी का सीवियर मसला है, जिसकी वजह से इस साल जो हाइब्रिड चावल काश्त करने वाला काश्तकार है वो मुकम्मल तौर पर लुट चुका है और फ़ी एकड़ लाख से 1.5 लाख रुपए नुकसान करने पर मजबूर है। हाइब्रिड चावल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको राइस रिसर्च स्टेशन काला शकाकू लिए चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं। हाइब्रिड धान काश्त किया गया था, उसमें जो पैदावार की मेन वजह जो है उसमें महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जो सिफारिशात है उस पर अमल ना करना है। 2 फसलों की लालच में उन्होंने एक फसल को पहले काश्त किया, जिसकी वजह से उनकी पैदावार में कमी का सबब बनी। हाइब्रिड बीज है वो सारा थ्रू फेडरल गवर्नमेंट का एक कमेटी बनाई हुई है, एवोल्यूशन कमेटी, जिससे ये जितने भी हाइब्रिड वैरायटी हैं ये अप्रूव होती हैं और पूरे पाकिस्तान में फ़रोख्त के लिए जो है ना फिर इसका क्या होता है हुक्मनामा सादर किया जाता है। तो नो डाउट कंपनियां जो भी बीज को इंपोर्ट करती हैं वो हाई यील्डिंग होता है, लेकिन उसमें गैर मियारी बीज का शायद तौसर गलत होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा जो रोल है वो मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली का है और किसानों की कोताही की वजह है। और अगर तहकीकाती दारादान काला शिकागो की वैरायटियाँ बिल्कुल मौजूद हैं और फार्मर उसको लगाता भी है, वो हाई यील्डिंग भी है, लेकिन क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन है कि 20 मई से पहले बिल्कुल भी ना लगाया जाए, तो इसलिए किसान भाइयों ने पहले हाइब्रिड को प्रेफर किया और उन्होंने हाइब्रिड को 20 मई से पहले काश्त किया। और दूसरी फसल के तौर पे उसने हमारे काला शिकागो की ही वैरायटियाँ लगानी थी, लेकिन वो पहली फसल जो है उनकी ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से मुतासर हुई है। तहकीकाती दारादान की जो इकसाम है बिल्कुल मकबूल है, लेकिन वो किसान भाइयों ने उसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन ही ये है तहकीकाती दारादान की कि हमारी जो भी वैरायटी है उसको 20 मई से पहले काश्त ना करें। अगर 20 मई से पहले काश्त करेंगे तो उसके ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि तने की सफ़ेद सुंडी का हमला ज़्यादा होगा, उसके अलावा उसकी पोलिनेशन मुतासर होगी एट द टाइम ऑफ जब इन्फ्लोरेसेंस हो रही होगी, इसलिए। और दूसरा जो हाइब्रिड वैरायटी है, कंपनी ने ये क्लेम किया कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, जल्दी पक जाती हैं 80 से 90 दिनों में, जबकि हमारी जो वैरायटियाँ हैं वो 100 से 105 दिनों में पकती हैं। इसलिए किसान भाइयों ने पहले हाइब्रिड को प्रेफर किया, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने जो दूसरी किस्म लगानी थी वो हाइब्रिड लग नहीं सकती थी क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाते, उसमें उसने काला शिकागो ही की वैरायटियाँ लगानी थी। तो ये अगर आपका सवाल है कि मकबूल नहीं, नो डाउट मकबूल हैं और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 90% एरिया के ऊपर तहकीकाती दारादान की ही इकसाम काश्त की जा रही हैं। पोलिनेशन ना होने के बायस अक्सर किसान अपनी चावल की फसल को ज़मीन के अंदर ही रूटावेट कर ज़ाया कर रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे
कि इस फसल को किस तरह रिकवर किया जा सकता है और किस तरह बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। वेलकम बैक। अच्छी पैदावार के लिए बीज का म्यारी होना सबसे पहला उसूल है। अगर बीज म्यारी होगा तो ही अच्छी पैदावार आएगी। एक ज़री मुल्क होने के नाते हम 90% से ज़ायद हाइब्रिड चावल का बीज बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। आइए आपको बताते हैं कि जब बैरून ममालिक से बीज इंपोर्ट किया जाता है तो कौन से प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए तो अच्छी पैदावार आ सकती है, और जिस तरह हाइब्रिड राइस के साथ इस साल हुआ है वैसे ना हो। आइए आपको चंद प्रोटोकॉल्स बताते हैं। हाइब्रिड चावल का 90% से ज्यादा बीज बैरून ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है, मगर बदकिस्मती ये कि हम गैर धरती से आए हुए बीज को पाकिस्तानी आबो हवा और दर्जा हरारत के साथ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मानूस भी नहीं करते कि वो मकामी मौसमी हालात का मुकाबला कर सके। इंपोर्टेड हाइब्रिड धान के बीज को अगर पाकिस्तान में 2 से 3 साल तक टेस्ट किया गया होता और 8 से 10 साल के दर्जा हरारत का जायजा लिया गया होता तो रवां साल पोलिनेशन के मसाइल ना आते। दर्जनों कंपनियों का अचानक चावल हाइब्रिड बीज इंपोर्ट करना, ये बीज किसानों को फरोख्त करना और फिर इस बीज की नाकामी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाता है। किसान भाइयों, जब आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके दाने में भराई नहीं हो रही और 80% तक दाने खाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पैदावार बिल्कुल कम आने वाली है। तो उसका एक बचाव का तरीका ये है कि जहाँ से आपके दाने सिट्टे शुरू होते हैं वहाँ से रख के इस फसल को आप ऐसे काटेंगे, और किसान भाई उसके बाद आपने इस फसल को फी एकड़ के हिसाब से 1 बैग नाइट्रोफास खाद का डालना है, और ठीक 10 दिन बाद 10 से 15 दिन बाद आपने बोरान का स्प्रे कर देना है सारी फसल को, और अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आधा बैग SOP डाल देना है इस कटाई के 1 माह बाद। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका पौधा है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा और इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज दोबारा से शुरू हो जाएगी। इससे उतनी पैदावार नहीं आएगी जो पहले काट में आती है, लेकिन कम से कम आपका जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त चावल के एक प्रोग्रेसिव फार्मर राय फरीद साहब मौजूद हैं। 200 एकड़ पर चावल काश्त किया हुआ है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। राय साहब से पूछते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया सर, आप तो खुद एक्सपर्ट हैं और ब्रीडिंग करते हैं राइस की, तो आपके चावल को भी ये प्रॉब्लम आ गया? मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज है, और उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत फार्मर को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हाइब्रिड्स को बेतहाशा हाइब्रिड्स को बग़ैर रिसर्च किए, बग़ैर डेटा के इंट्रोड्यूस कराना फील्ड्स के अंदर। आपके सामने हमारा ये पीछे हार्वेस्टिंग भी हो रही है, और ये वाला हार्वेस्ट अभी 3-4 दिन लेता है। ये फील्ड अगर आप देखेंगे इसमें 20% तक पोलन अबॉर्शन है। 80% तक सही है फसल, 80% इसकी ठीक है। इसको हम कहते हैं वेदर चेंज। ये वेदर हमारा पहले भी हार्श था, बट इस साल थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। जो मेन रीज़न दूसरा आया है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट अगर 3 कंटेनर हुए हैं तो बिका वो 30 कंटेनर है। वो हाइब्रिड पता नहीं कहाँ से आया है। यानी आप फरमा रहे हैं कि जितना हमारे लग गया है राइस, हाइब्रिड राइस, उतना बीज बैरून ममालिक से इंपोर्ट नहीं किया? नहीं जी। अच्छा राय साहब, एक सवाल ये है कि ये जो फसल है आपकी ये 80% ठीक है, जबकि ये मैं ये फसल देख रहा हूँ ये 20% ठीक है, समझे 80% ये खाली है। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये देखें, 2 का अगर हम कंपैरिजन करें स्क्रीन के ऊपर तो ये साफ नज़र आ रहा है, ये ग्रीन ज़्यादा है और ये गोल्डन ज़्यादा है। यानी ये जो ग्रीन है ये अबॉर्शन है, ये पोलिनेशन सही नहीं हुई, और ये जो गोल्डन है ये पोलिनेशन सही हुई है। अच्छा, ये आपकी सेम क्लाइमेट कंडीशंस हैं, सेम वेदर होगा, सेम टेम्परेचर होगा, और बकौल आपके आपने एक ही वक्त में दोनों फसलें लगाई? ये मैंने दोनों फसलें एक ही, बल्कि दोनों का फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट भी एक है, सेम है इनका। तो फिर ये क्या है? ये अब ये सवाल हम पूछते हैं हुकूमत से और हमारे इदारों से कि अगर ये वाला 80% हम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें
वो 20% मसला आ गया। 20% मसला आ गया। अब यहाँ पे 80% जो खाली है वो क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, ये बाकी आप देखते आएंगे कि ये बिल्कुल ही खाली हैं। बज़ाहिर क्रॉप तो बहुत अच्छी लग रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी है, फिर जो मूंजर का साइज़ है वो सही बना हुआ है, लेकिन अंदर उसके भराई नहीं है, खाली है। अच्छा, अगर हम वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करें तो जिसकी भराई हो गई है 80% वो कौन सी वैरायटी है, और जिसकी नहीं हुई वो कौन सी वैरायटी? इस तरफ जी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है ये LP 18 है, काफ़ी सालों से हम काश्त कर रहे हैं। और ये वाली सन क्रॉप की डायमंड 109 है, ये भी मैं काफ़ी सालों से, पिछले 3 सालों से ये मैं काश्त कर रहा था, बट इसमें कभी ये इशू नहीं आया। इस साल बहुत ज़्यादा हाइब्रिड बिका है और बहुत सी नई कंपनीज आई हैं। वो कंपनीज कितनी क्यों हैं और क्या इनकी R&D का प्रोसेस पूरा हो गया था? सर यही सवाल तो हम अपने इदारों से पूछेंगे कि आया कि ये जो किसान के साथ ये मजाक हो रहा है और इसमें इन्होंने आगे क्या रोल अदा किया है। अगर तो ये आपके सामने जिस तरह है कि 80% ये पोलन अबॉर्शन हुई है, तो इसमें किसान का तो कसूर नहीं है। किसान तो साइंस नहीं पढ़ता ना, किसान तो तहकीकें नहीं करता ये वाली कि कौन सा बीज किस मौसम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसमें आप देखेंगे भी तो मुझे जो लगता है, ये देखें अदर वैरायटीज़, अब ये मिक्सिंग है सीड ये की। जो है ये चीज़, ये आपको बाहर से इंपोर्ट कभी भी नहीं आप कर सकते। उनका जो जितने स्ट्रिक्ट उनके कानून हैं, ये चीज़ें वहाँ नहीं आएंगी। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मेयारी बीज बेचा है किसानों को, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जिसने भी ये किसान के साथ खिलवाड़ किए अपने चंद पैसों के पीछे, अब ये सीड्स 20-20 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से हमने ख़रीदे हैं। हमारी जो मकामी एक वैरायटी थी, ईरी की मुख्तलिफ आगे स्ट्रेन्स थी और फिर ओपन पोलिनेटेड था, ये सस्ता बीज था, उसको क्या हुआ? उसको क्यों नहीं प्रमोट किया हमने? ईरी जेनेटिक्स जो हमारे पास थे जी, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब हमारे हमसाया मुल्क में उनके जो रिसर्च इदारे हैं, उन्होंने 90 और 100 मन की वैरायटीज़ निकाल दी हैं जो कि नॉन बासमती, इनकी पैदावार 90 से 100 मन आ रही है। हमारे जो यहाँ के इदारे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं चावल पे, उनको भी चाहिए कि वो अपने हमसायों को देख के कुछ हमारे पे रहम कर लें कि अगर हम किसानों को ओपन पोलिनेटेड बीज मिलेगा तो हम अगले साल ये 18-20 हज़ार रुपये पर एकड़ के बीज से हमारी जान बच जाएगी, मुल्क का इसमें कीमती ज़र मुबादला बचेगा। जी राय साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बड़ी बदकिस्मती है जी कि पाकिस्तान में एक लार्ज स्केल पे हाइब्रिड चावल काश्त किया जा चुका है और फेलियर स्टोरी आपके सामने है। ये दाने हैं जो इससे निकलने हैं, 0 दाना है इन मूंजरों में, लेकिन मजाल है किसी इदारे ने अभी तक इसके ऊपर तहकीकात शुरू की हों और ज़िम्मेदारान का तयन किया हो ताकि किसी अगले साल ये मसले दोबारा ना आएँ। हाइब्रिड चावल की पैदावारी लागत की बात करें तो फी एकड़ 1.5 से 1.25 लाख रुपए खर्च आते हैं और कम से कम 3,000 रुपए फी मन के हिसाब से चावल फरोख्त हो तब जाके किसान को मुनाफा मिलता है। गुज़श्ता साल इसकी कीमत 3,000 से 4,000 रुपए फी मन थी, मगर इस साल कीमत गिरकर 2,000 से 2,200 रुपए फी मन पे आ चुकी है। ना तो एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हुए, ना ही एक्सपोर्ट में प्राइस कम हुई और ना ही किसान के ज़री मुदाखिल कम किए गए। तो फिर किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कीमत कम कर रहा है? कौन सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी किसान को नुकसान पहुंचा रहा है? आइए आपको बताते हैं कि फी मन और फी एकड़ अखराजात चावल के क्या हैं और किस रेट पे बिके तो किसान को मुनाफा हासिल होता है, और ये जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं ये क्यों किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाइब्रिड चावल की फी एकड़ अखराजात 2,06,000 रुपए बनते हैं। हाइब्रिड मूंजी का मौजूदा रेट सिर्फ 2,200 रुपए फी मन चल रहा है। यूं किसान अगर 93 मन फी एकड़ पैदावार ले तो मुश्किल से ब्रेक इवन पर ही आता है। मगर हालात का जायजा लें तो बदकिस्मती से अभी तक जो पैदावार आ रही है वो 40 से 50 मन फी एकड़ है, यानी किसान को कम से कम 1 लाख रुपए फी एकड़ नुकसान।
हमारे साथ इस वक्त जड़ावाला के एक प्रोग्रेसिव फार्मर सरदार बाबर फरीद साहब मौजूद हैं और उनके चावल का भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, 70 से 80% तक अबॉर्शन। सरदार साहब, आप माशाल्लाह प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं, तो ये क्या है? सर, ये कुछ बीज का इशू, कुछ हमारे वेदर का इशू। पिछले साल अगर यही हम वैरायटी देखें तो ये 100+ निकल रही थी। इसमें आई गेस हमारी जो सीड कंपनीज हैं उनकी रिसर्च जो है वो थोड़ी सी माठी है और उनको थरली रिसर्च करके फिर इसको सीड रिलीज करने चाहिए, नहीं तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता अच्छा, है। हमारा एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू में वाक़ई है और उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो भी हाइब्रिड का बीज बनाते हैं। वो आपने कभी ट्राई किया? हो सकता है उसकी ये कंडीशन ना होती। लेकिन जी मुझे तो नहीं लगता वहाँ कोई काम हो रहा है। देखें जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो अपनी रिसर्च पे अच्छा खासा बजट मुख्सिस करते हैं और एक बीज के ऊपर कम से कम वो 4-5 साल नहीं तो 10-10 साल की रिसर्च होके फिर वो मार्केट में आता है। तो इसका मतलब है कि इस सीड की क्लाइमेटाइजेशन ही नहीं की गई पाकिस्तान? जी लगता तो इसी तरह ही है जी, बिल्कुल नहीं हुई। बिकॉज ये पिछले साल ही कुछ आवाज़ें आई थी, उससे पहले कोई ये भी नहीं थी कि जी ये कोई लाइंस में आ रहा है या क्या आ रहा है। हमारा जितना इस्तेसाल हो रहा है और पिछले कुछ सालों से हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरह अपना ये खर्चे पूरे कोई करेंगे। फसल प्रॉफिटेबल रह गई अब पाकिस्तान में? इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, जेब से हर चीज़ जा रही है जी। मक्की को आप देख लें, शुगर केन को देख लें, वो आप उस पे हमें अभी पैसे नहीं मिले, अभी तक 8 महीने हो गए हैं। मेरा पर्सनली 1 करोड़ रुपए मेरे पर्सनली मिल में फंसे हुए हैं, जड़ावाला मिल में। इसी तरह आप अगर मक्की को ले लें, उसकी भी अपना प्राइस हमें नहीं मिली, हमारा जमा खर्च बराबर ही हुआ है। राइस में रड़ी निकल गई है और कनक का हाल आपने देख ही लिया है। अगले साल हम देखेंगे जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करेंगे तो वी विल सी इस कि दफा फिर क्या प्लान कर रहे हैं? गंदम नहीं लगानी? नहीं जी, गंदम का 1 एकड़ भी नहीं लगाना है। बिल्कुल, हम अपने लिए 1 एकड़ शायद खाने के लिए देखिए, लगाएंगे, अगर दैट इज इट। सारे किसान ये सोचना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान में तो कहत आ जाएगा अनाज का। देखिए जी, अभी एक अपना ट्रेलर तो गुजरा है कुछ सालों पहले ही, जब लोग लाइनों में लग के अपना मरे हैं गंदम लेते हुए। सो हुकूमत को भी एहसास होना चाहिए, हमारा भी एहसास होना चाहिए, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। सरदार साहब, ये जो किसानों के साथ प्रैंक हुआ है, इन कंपनीज के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? सर मेरा नहीं ख्याल, करनी तो चाहिए, तगड़ी करनी चाहिए, पर करेगा कोई नहीं, क्योंकि जिथे फंसो मैनू दसो, कायदे आज़म जिंदाबाद। जी बाबर फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। अगर ज़राअत का यही हाल रहा, हमारी बीज बेचने वाली कंपनियों का यही हाल रहा, तो फिर अनाज भी हमारे यहाँ ऐसा ही उगेगा और यकीनी तौर पे कहत साली आएगी। पाकिस्तान में इस साल हाइब्रिड चावल की नाकामी किसान की नाकामी नहीं है, किसान का तो सिर्फ मुआशी नुकसान है। ये नाकामी है तहकीकी इदारों की, ये नाकामी है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की, ये नाकामी है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन बॉडी की, और ये नाकामी है हर उस इदारे की जिसने किसान को मेयारी बीज पहुंचाना था और किसान की तालीम तरबियत करनी थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और हम मुख्तलिफ इजनास इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सबका फेवरेट सेगमेंट, आपके सवाल हमारे जवाब, और इस हफ्ते का ज़री बिजनेस मॉडल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सवाल आपके और जवाब हमारे। आइए देखते हैं कि ज़राअत के हवाले से आज का सबसे पहला सवाल कौन सा है। मैं एक डेयरी फार्मर हूं और मेरा आपसे ये सवाल है कि भैंसें गर्मी की वजह से दूध क्यों कम दे रही हैं? रूटीन से पहले जितनी एवरेज थी उससे बहुत कम एवरेज आ रही है दूध की। मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा यानी हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से जानवर स्ट्रेस में रहता है। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो जानवरों के ऊपर पंखे लगाएं ताकि जो कम से कम जो एरेशन सिस्टम है वो जानवरों का बेहतर हो सके और जानवर ठीक से सांस ले सकें खुले ऑक्सीजन में। और दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है, पानी की मिकदार बढ़ानी है जानवरों की, और कोशिश ये करनी है कि जो मिनरल मिक्सचर है 100 ग्राम फी जानवर के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर आप जानवरों को दें। इससे आपके जानवरों की दूध की गिरती हुई पैदावार संभल सकती है।
हमने गंदम लगाई तो हमारा नुकसान हो गया। जब हमने चावल लगाए तो उसका रेट डाउन हो गया। हम छोटे काश्तकार हैं, तो आप बताएं हम मुनाफे वाली फसल कौन सी उगाएं? किसान भाइयों, जो भी फसल लगाएं, सबसे पहला असूल याद रख लें कि ये जो टाइम चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, इसमें आपने मुदाखली अखराजात कम से कम रखने हैं। यानी खाद, बीज और जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनके ऊपर अखराजात आपने कम करने हैं। तो अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर की निस्बत गंदम जो है वो अब किसान यकीनन लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो कैनोला है, राया है, सरसों है। ये वाले ऑप्शन जो हैं ये अच्छे हैं और इसमें एक स्टेबल प्राइस के ऊपर किसानों को कीमत मिल जाती है। अगर आप ऑयल सीड के ऊपर चले जाएं तो आप यकीनन एक स्टेबल प्राइस ले सकते हैं मार्केट से। मैं एक चावल का काश्तकार हूँ। इस साल मैंने हाइब्रिड चावल लगाए हैं। शुरू में बहुत अच्छी फसल थी, आखिर में जाके इसके अंदर कोई दाना वगैरह नहीं लगा। आप मुझे इसका हाल बता दें। किसान दोस्तों, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से ही था, क्यों पैदावार कम आ रही है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर पॉलिनेशन ठीक नहीं हुई तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो YouTube पे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, आप देखकर अपनी फसल को रिकवर कर सकते हैं। किसान दोस्तों, आप भी लाइफ स्टॉक और ज़ात के मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी 1 मिनट तक की वीडियो हमें व्हाट्सएप करें, हम उसका जवाब देंगे। और मुंतखिब 3 सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है, जबकि बाकी सवालात के ऑफ एयर जवाब दे दिए जाते हैं। ये था सवाल जवाब का सेगमेंट। आइए अब देखते हैं कि इस हफ्ते का बिजनेस सेगमेंट क्या है। अस्सलामुअलैकुम। किसान के नाम ज़रिए बिजनेस मॉडल के साथ मैं हूं अरीबा तारिक। अमेरिका, रूस, भारत और चाइना से होता हुआ ड्रैगन फ्रूट अब पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है। जी हां, पाकिस्तान में भी ड्रैगन फ्रूट की कामयाब तरीके से काश्त की जा रही है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स पाए जाते हैं। आज के बिजनेस मॉडल में हम ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे और फी एकड़ पैदावार कितनी आती है और आप उस पैदावार से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की टेक्नोलॉजी चाइना से पाकिस्तान आई है। आज मैं उस फार्म पर मौजूद हूं जिस फार्म की ऑनर चाइनीज़ बाशिंदे मिसेस ली हैं और उनके मैनेजर मोहम्मद मुनीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इस मॉडल पर बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताइएगा कि फी एकड़ कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? फी एकड़ आप 2000 से लेके 6000 पौधे लगा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग का कौन सा मौसम होता है? आप सारा साल इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। मई, जून, जुलाई को छोड़ के 9 माह इसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी कलम की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, सिर्फ एक किस्म की कलम? मुख्तलिफ साइज़ की कलमें हमारे पास होती हैं। छोटी कलम होती है जो कि आधे इंच फिट की होती है, उससे बड़ी कलम हमारे पास 1 फिट की होती है और एक बड़ी कलम 1.5 फिट की होती है। जो आधे फिट की कलम है वो तकरीबन आपको 2 साल के बाद फ्रूट देती है, जबकि 1 फिट से बड़ी कलम जो है वो 1 साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाती है। फी एकड़ जो है हम कितनी कलमें लगाते हैं और उस पर पैदावार कितनी आती है? फी एकड़ आप 2000 लगा सकती हैं लो डेंसिटी में, जबकि हाई डेंसिटी में आप 4000 और 6000 कलमें लगा सकती हैं। जो इसकी प्रोडक्शन है, अगर आप हाई डेंसिटी पे लगाते हैं तो सालाना आप 8 से 10 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं। साल में कितनी दफ़ा ड्रैगन फ्रूट की फ्रूटिंग होती है? साल में आप 5 से 6 फ्लश ले सकते हैं। मई से इसका फ्रूट स्टार्ट होता है और जनवरी तक इसकी फ्रूटिंग होती रहती है लगातार। फी एकड़ इस पे कितनी पैदावार आ जाती है? फी एकड़ 7 से 8 टन आप सालाना प्रोडक्शन ले सकते हैं। जब आपने ये फार्म शुरू किया था तो आपने कितने रकबे पे किया था और उस पर कितने अखराजात आपके आए थे? जी हमने 2021 में इसकी फार्मिंग स्टार्ट की कमर्शियल लेवल पे 3.5 एकड़ पे लाहौर में हमने स्टार्ट की और इस पे जो इन्वेस्टमेंट है 1 एकड़ की वो तकरीबन 20 लाख है और जो प्रोडक्शन है वो पहले साल 5 टन, दूसरे साल 6 और उसके बाद फिर 8-10 टन आप ले सकते हैं। फी किलो ड्रैगन फ्रूट का मार्केट रेट क्या है? फी किलो 2000 से लेके 3000 किलो रेट चल रहा है। तो सालाना आपकी इस फार्म पे कितने अखराजात आ जाते हैं और उस अखराजात के बाद आपको मुनाफा कितना होता है? सालाना जो फर्स्ट ईयर होता है जिसमें आप फार्म लगाते हैं, तकरीबन आपका 20 से 25 लाख इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इस पे मुनाफा कितना आता है? मुनाफा की अगर आप बात करें, सालाना 1 से 1.5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं, जिसमें पहले साल का जो आपका है वो तकरीबन 25 लाख है। उसके बाद तकरीबन हर
साल आपका 1 लाख इसमें आपका लगेगा और आप उसके बदले में 1 करोड़ तक ले सकते हैं। बताइएगा कि एक फार्मर ने अगर ये सेटअप तैयार कर लिया है तो इसकी लाइफ कितनी है, कितनी देर तक सस्टेन करेगा? ये 25 से 30 साल इसकी सालाना उम्र है और 25 से 30 साल ये फ्रूट देता रहता है। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। नाजरीन, ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में एक नया कारोबार है और कोई भी कारोबार किसानों को 5-6 साल तक ठीक ठाक मुनाफा देता है। अगर आप किसान हैं या कोई कारोबारी हजरात हैं जो कि इस कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चाइनीज़ भाई हमारी मुआवनत के लिए तैयार हैं। इसी के साथ अरीबा तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।